My dear student, today in this lectures we will learn about AC generator, which is related to standard 12 physics subject, standard 6 electromagnetic induction. Now let's start. AC generator. AC generator क्या है? What is AC generator? तो हम कैसे इसको लिखेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये पहले हमें लिखना होगा, फिर इसके बाद उसके प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शंस और इसकी थियरी पे हम जाएंगे. ओके, तो पहले हम बताते हैं कि एसी जनरेटर है क्या. एंड द इलेक्ट्रिकल मशीन यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज जनरेटर या एसी जनरेटर या अल्टरनेटर, कुछ भी हम कह सकते हैं. तो हम इसको कैसे बोलेंगे? एंड इलेक्ट्रिकल मशीन used to convert mechanical energy into electrical energy is known as AC generator. Okay, तो यहाँ पे लिख के आपको बताते हैं. राइट डाउन, यू आल्सो राइट. एंड इलेक्ट्रिकल मशीन used to convert mechanical energy into electrical energy is known as AC generator or alternator. ठीक है, तो हम इसको अल्टरनेटर भी कह सकते हैं. ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एसी जनरेटर. इससे हमें पता चल गया कि मैकेनिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है. ये वर्क किसका है? एसी जनरेटर का है. ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं. अब हम इसके प्रिंसिपल को लिखते हैं. इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल किसका? इलेक्ट्रिक जनरेटर का, एसी जनरेटर का प्रिंसिपल हमें लिखना है. तो ये प्रिंसिपल क्या है? ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो अगर हम यहाँ कहें इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, किस पे काम करता है? इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम कह सकते हैं दैट इज व्हेन ए कॉइल इज रोटेटेड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस इन इट. कहने का ये मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे एक प्रिंसिपल पे कार्य करता है, और जब इसकी कॉइल रोटेट होती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होती है. क्या उत्पन्न होती है? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस होता है. तो अब हम इसको लिखें, हमें लिखना भी है. हम क्या लिखेंगे? इट किसके लिए? को पता ही है, जनरेटर के लिए. इट वर्क्स ऑन, ठीक है, इट वर्क्स ऑन किस पे? अभी बताया था, जस्ट हमने बताया था. इट वर्क्स ऑन किस पे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कार्य करता है. ठीक है, क्या लिखेंगे? इट वर्क्स ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, ये वर्क किस पे करता है? प्रिंसिपल क्या है इसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है. जहां पे क्या होता है कि दैट इज, हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी कॉइल होती है, ठीक है, व्हेन ए कॉइल रोटेटेड, यहाँ पे जब कॉइल रोटेट होती, व्हेन ए कॉइल इज रोटेटेड, ठीक है, कॉइल इज रोटेटेड. जब कॉइल रोटेट होती है तो क्या होता है? इफ कॉइल इज रोटेटेड, तो हम पढ़ रहे थे अभी क्या? कॉइल इज रोटेटेड, कहां रोटेट हो रही है? इन यूनिफॉर्म, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड. क्या होता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. एंड क्या होती है? इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है. एंड इंड्यूस ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहां पे प्रोड्यूस होता है? इज प्रोड्यूस इन इट, इज
प्रोड्यूस्ड इन इट। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा जनरेटर वर्क ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस पे कार्य करता है, इसके प्रिंसिपल पे कार्य करता है, जहां पे हमने कॉइल को रोटेट कराते हैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे, और इसके द्वारा हमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, मतलब इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हमें मिलता है। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा प्रिंसिपल, और ये रहा डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर की डिफिनीशन हो गई। ठीक है, ये प्रिंसिपल हो गया। अब कंस्ट्रक्शन आता है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए हमें कंस्ट्रक्ट भी करना पड़ेगा, और जो कंस्ट्रक्शन है हम 4 पॉइंट पे चर्चा करेंगे। 4 मेन पॉइंट्स हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे एक आर्मेचर है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, स्लिप रिंग्स है और ब्रशेस हैं, इसमें ये लगे होते हैं, और इन्हीं के द्वारा हम क्या है कि इस पे वर्क करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। ठीक है, तो हैव यू रिटन टिल हियर। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंस्ट्रक्शन है, और कंस्ट्रक्शन से पहले हमें फिगर बनाने होंगे, और उस फिगर के माध्यम से आपको मैं 4 पॉइंट्स को बताऊंगा, फिर वर्किंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आता है इसका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कैसे बनाएंगे। तो नाउ फिगर यू कैन सी, दिस इज द फिगर ऑफ द एसी जनरेटर। तो वी विल डिस्कस इन दिस figure in constructions, we will discuss the main point. So main components of AC generator। अगर हम मेन कंपोनेंट की बात करें एसी जनरेटर का, तो हम एक कह सकते हैं, पहला कह सकते हैं कि ये जो आर्मेचर है, ABCD जो कॉइल है वो आर्मेचर है। तो पहला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, कह सकते हैं आर्मेचर फर्स्ट पॉइंट है। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट, ऐसा कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है, कुछ भी हम लिख सकते हैं। हम इसको मैग्नेटिक फील्ड को पहले लिख सकते हैं, स्लिप रिंग्स होती है, तो उसके नाम लिख रहे हैं कि क्या क्या है, फिर इसको 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या है, एक है आर्मेचर। जो आर्मेचर है आप देख सकते हो, ये एक तरह का कॉइल है ABCD, जो एक आयरन कोर पे जो है ऑपरेट होता है, उसी के ऊपर ये लगाया गया है। ठीक है, तो ये आर्मेचर एक कॉइल है, एक नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल है इंसुलेटर कॉपर की, जो ये सॉफ्ट आयरन में लपेटा गया है, मतलब उसको वुंड किया गया है। तो क्या लिखेंगे, आर्मेचर कॉइल ABCD, जहां पे हमने लिया ABCD, एक कॉइल है। ठीक है, कंसिस्ट ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न टू इंसुलेटेड कॉपर वायर एंड वुंड ओवर द सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, अब ये लिखना है हमें, इसको लिख देते हैं। ठीक है, शॉर्ट में आर्मेचर क्या है, क्या लिखेंगे, आर्मेचर एक कॉइल है। आर्मेचर कॉइल का नाम क्या लिखेंगे हम, कॉइल ABCD है, कॉइल ABCD, ये लिया ना कॉइल, देखिए यहां से ABCD, ये क्या है, एक आयरन सॉफ्ट पे क्या है कनेक्टेड, मतलब कंसिस्ट है। तो क्या लिखोगे, कंसिस्ट कहां पे कंसिस्ट हो रही है, क्या कंसिस्ट हो रहा है, ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न, ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न। ये टर्न किसका है, कॉइल का है। वो कौन सा कॉइल है, इंसुलेटेड वायर, टर्न्स ऑफ द इंसुलेटेड कॉपर वायर, टर्न्स इंसुलेटेड कॉपर वायर। ठीक है, आप देख सकते हो कॉपर वायर है, और ये किस पे, आयरन कोर पे जो है, सॉफ्ट आयरन कोर पे क्या है, वुंड किया गया। ठीक है, वुंड ओवर ए सॉफ्ट आयरन, वुंड ओवर ए सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ फिगर में कि आर्मेचर कॉइल ABCD है, कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इंसुलेटेड कॉपर वायर वुंड ओवर ए सॉफ्ट आयरन कोर। जैसा आपने लिखा हुआ है, देख सकते हो कि यहाँ ABCD एक आर्मेचर है, जो एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर ये टर्न किया गया है। ठीक है,
तो ये तो रहा आर्मेचर, एबीसीडी जो कॉइल है यही है आर्मेचर। क्लियर हुआ। अब दूसरा बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ दी जा रही है। तो एक मैग्नेट नॉर्थ है, एक साउथ है, और इसके बीच में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में मूव कर रही है। जो एरो है ये मैग्नेटिक फील्ड को बता रही है। ठीक है, ये V क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। V को हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रही है। तो ये हमने बताया। अब सेकंड पॉइंट जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं, मेन कंपोनेंट सेकंड है हमारा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। फिर हम पढ़ेंगे स्लिप रिंग और इसके बाद ब्रशेस के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग, सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक। ठीक है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट भी कह सकते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट कह सकते हैं, जो भी कहो, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट। जैसा कि आप देख सकते हो, ये नॉर्थ और साउथ दो हमारे मैग्नेट लगे हैं। तो स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट है, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी ले सकते हैं या परमानेंट मैग्नेट ले सकते हैं। हुज पोल क्या है, जिसके नॉर्थ और साउथ हैं। ठीक है, आर ए सिलेंड्रिकल इन द शेप यूज टू द फील्ड मैग्नेट। अगर हम यहाँ देखते हैं तो एक सिलेंडर के शेप में ये हमने इसको लिया है। जो आर्मेचर्स, जो कॉइल है इसकी आर्मेचर जो है, इसके बिटवीन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होती है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो हमें क्या लिखना है, एक परमानेंट यहाँ पे मैग्नेट है और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट भी ले सकते हैं। तो क्या लिखें हम इसको, अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे कि स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट हुज पोल, लिख दीजिए स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये क्या है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसके बिटवीन में क्या है कि हमारी कॉइल्स मूव करती है और ये साउथ से नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मूव करती है। तो लिख दो हुज पोल्स नॉर्थ टू साउथ, N टू S क्या बता रहे हैं, नॉर्थ टू साउथ आर सिलेंड्रिकल इन शेप। ठीक है, क्या लिखे, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड किधर जाती है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में मूव करती है। आर सिलेंड्रिकल इन शेप, आर सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में हमने ये मैग्नेट को लगाया है और जो मैग्नेटिक फील्ड को दर्शा रही है। शेप क्या दर्शा रही है, मैग्नेटिक फील्ड को दर्शा रही है और ये इसका यूज फील्ड मैग्नेट के रूप में लिया गया है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, शेप यूज्ड एज ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। ओके, और इसके बीच में जो हमारे नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, इसके बिटवीन में आर्मेचर इसमें रोटेट हो रहा है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं। वेरी गुड। अब हम थर्ड पॉइंट पे चर्चा करते हैं, जो हम स्लिप रिंग की बात कर रहे हैं। स्लिप रिंग, यहाँ पे स्लिप रिंग है, मतलब स्लिप रिंग का मतलब ये है कि ये रिंग जो है रोटेट कर रही है। ठीक है, इसमें दो वायर लगे, ए से 1 जुड़ी है और जो डी वाले दूसरी है वो बी से कनेक्टेड है, और ये हमारे जो रिंग है वो रोटेट कर रही है, ऐसे ऐसे ये रोटेट करेगी। तो थर्ड पॉइंट पे हम चर्चा करते हैं स्लिप रिंग्स। ठीक है, स्लिप रिंग्स की बात हम चर्चा कर रहे हैं, स्लिप रिंग्स। और स्लिप रिंग्स कहाँ है, आप देख सकते हो R1 R2, ये स्लिप रिंग्स है जो आर्मेचर के अकॉर्डिंग, आर्मेचर जिस डायरेक्शन में घूमता है ये रिंग भी वैसे के डायरेक्शन में घूमती है। और वहां से स्लिप रिंग से अटैच है V1 V2 जो ब्रश है वो से अटैच किया गया है। तो जो इसमें हमें लिखना पड़े, तो क्या लिखेंगे, अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, टू एंड ऑफ द आर्मेचर लिखो, टू एंड ऑफ आर्मेचर। ठीक है, यहाँ पे क्या टू एंड ऑफ द आर्मेचर है, जैसा कि आपने फिगर में देखा है। इसको आप लिख सकते हो
आर्मेचर कॉइल इज कनेक्टेड टू द ब्रशेस, आर्मेचर कॉइल इज कनेक्टेड, किससे कनेक्टेड है, कनेक्टेड किससे है आप देख सकते हो यहाँ पे, ब्रशेस से कनेक्टेड से, किससे कनेक्टेड है, टू ब्रशेस, टू ब्रशेस, ब्रशेस को हम क्या नाम दिए हैं, B1 B2 ब्रशेस, B1 एंड B2, ठीक है, B1 B2 से ये कनेक्टेड है, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग वो रोटेट भी कर रही है, ठीक है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि जो रिंग है, ब्रशेस जो है वो किससे कनेक्टेड है, स्लिप रिंग से, किससे, स्लिप रिंग, कौन कौन सी है, R1 एंड R2, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं। और ये जो है रिंग्स जो होती है रोटेट करती हैं अलोंग टू, किसके अलोंग, तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि दीज रिंग्स आर रोटेटेड along, किसके अलोंग होती है आप देख सकते हो, अगर हम फिगर में अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं ये आर्मेचर के अकॉर्डिंग जो होती हैं ये रोटेट करती हैं। तो क्या लिखोगे, along विथ आर्मेचर कॉइल, जो हमारा ये आर्मेचर की जो कॉइल है ना उसके अकॉर्डिंग ये मूव करती है, along विथ आर्मेचर कॉइल, ठीक है। जिस डायरेक्शन में ये घूमेगी उसी डायरेक्शन में ये भी मूव होगा, ठीक है। अब जो लास्ट पॉइंट के अगर हम चर्चा करें तो ब्रशेस हैं, तो हम इस पे चर्चा करते हैं। लास्ट पॉइंट हम जो ब्रश कनेक्टेड हैं, किससे कनेक्टेड हैं, रिंग से, स्लिप रिंग से है, उसकी बात हम कर रहे हैं, ब्रशेस, ठीक है। ये ब्रशेस हैं, ब्रशेस में क्या है कि जो ब्रशेस हैं ये 2 कार्बन के ब्रशेस होते हैं, B1 B2 से डिनोट किया गया है, और आर द प्रेस्ड अगेंस्ट टू द स्लिप रिंग्स। तो इतना ही लिखें, इतना काफी है। क्या लिख सकते हैं, 2 ब्रशेस क्या किससे कनेक्टेड है, अभी हमारा ब्रशेस कौन कौन सी हैं, अगर यहाँ देखें तो कौन सी है, B1 है, ये क्या है, B2 है, 2 ब्रशेस हैं, किससे कनेक्टेड है, स्लिप रिंग से है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 2 ब्रशेस B1 एंड B2 आर प्रेस्ड अगेंस्ट द स्लिप रिंग। क्या है, ब्रशेस आर, ब्रशेस का नाम लिखना है, लिख दो, B1 एंड B2 आपने लिया है, आर प्रेस्ड, ठीक है। किससे प्रेस्ड है, अभी आपने बताया आपको, किससे प्रेस्ड है बताओ, चलो, अगेंस्ट द रिंग, किसके, अगेंस्ट द स्लिप रिंग, ठीक है। तो स्लिप रिंग के अगेंस्ट में ये फिक्स्ड हुई है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो ब्रशेस हैं फिक्स्ड, व्हाइल स्लिप रिंग्स आर रोटेट अलोंग विथ आर्मेचर, और जो ये आर्मेचर्स के जो है अकॉर्डिंग मूव करती हैं। आप लिख सकते हो कि जो हमारे आर्मेचर है जिस डायरेक्शन में घूमता है ये रिंग उसके साथ घूमती है, उसी से अटैच है B1 B2, वो अटैच रहता है, और जिसके बेसिस पे ब्रशेस आर कनेक्टेड टू द विच टू आउटपुट आउटपुट, तो जिसके द्वारा हम यहाँ पे आउटपुट हमें मिलता है। ओके, तो लिखने की जरूरत है, लिख सकते हैं कि 2 ब्रशेस B1 B2 आर प्रेस्ड अगेंस्ट द स्लिप रिंग्स, वो कौन कौन सी है, R1 R2, एंड दिस इज कनेक्टेड टू द ब्रश B1 B2 एंड वी आर गेटिंग द आउटपुट। जिस डायरेक्शन में ये घूमता है, मतलब आर्मेचर घूमता है, उसी डायरेक्शन में क्या होता है, ये रिंग भी घूमती है, और रिंग से ये टच होते हैं, ओनली टच होते हैं, मतलब प्रेस्ड होते हैं। ये रिंग घूमती है और ये फिक्स होता है, लेकिन इससे टच होता है, और फिर यहाँ पे मुझे आउटपुट EMF गेट होता है, ठीक है। तो V1 V2 से हमें आउटपुट गेट होता है, ठीक है। तो इन दिस वे हम इसको कह सकते हैं। अगर हम वर्किंग की बात करें तो वर्किंग तो लगभग हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार आपको बताते हैं कि वर्किंग क्या है, कैसे ये वर्क करता है जनरेटर, ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो वर्किंग में जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे आप लिख देना, ठीक है। वर्किंग क्या है, कैसे हम बोलेंगे कि व्हेन द आर्मेचर कॉइल ABCD इज रोटेट, ठीक है, इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस टू द फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अगर हम यहाँ कहें तो आप देख सकते हो जो हमारा ABCD ये क्या है, आर्मेचर है, और ये रोटेट होता है बिटवीन ऑफ द मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में ये रोटेट होता है। और जब ये रोटेट होता है, जैसे नॉर्थ, यहाँ पे मैग्नेट है, नॉर्थ है, साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन होगा। ये आर्मेचर्स क्या होगा, रोटेट होगा,
ठीक है। तो जब रोटेट होगा तो इसके साथ ये स्लिप रिंग्स भी रोटेट होंगी। क्या होंगी? स्लिप रिंग्स भी रोटेट होंगी। और यहाँ पे जो रूल्स यहाँ पे लगे, जब ये एक्सल घूमेगा तो उसके साथ ये कॉइल्स आर्मेचर भी उससे कनेक्टेड है। और आप देखेंगे कि जब ये घूमेगा तो इसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा। क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होता है तो क्या होता है कि हमें यहाँ पे ईएमएफ मिलता है या करंट मिलती है। ठीक है। तो और ये इसका डायरेक्शन क्या होता है, किसके द्वारा हम डिटरमाइन कर सकते हैं? राइट थम्स ऑफ द फेमलिंग, राइट हैंड्स रूल्स अगर हम कहें तो कुछ इस तरह से, जैसे हमारा अब हाथ आप देख रहे हो तो ये इस तरह से राइट हैंड मेरा देख लो, ये फ्लेमिंग का ही रूल्स है ये। ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो वैल्यूज है ये हमारा थम्स है, ये फिंगर्स है और एक दूसरी फिंगर है। तो ये जो थम्स का डायरेक्शन है ये किसका डायरेक्शन है? ये फोर्स का डायरेक्शन है। और ये जो फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को आइडेंटिफाई कर रही है। और दूसरा ये जो हमारी फिंगर है, मिडिल फिंगर है। ठीक है। तो ये जो होती है करंट के डायरेक्शन को डिनोट करती है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें अगर, तो ये करंट अगर ये रोटेट हो रहा है इस तरह से, तो रोटेट हो रहा तो इसमें क्या होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम देखें ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो है हमारा करंट का है, ये थम्स है। तो अगर इस तरह से है, अगर ये रोटेट एक्सल इस तरह से रोटेट हो रहा है तो करंट का डायरेक्शन इधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी। यही जस्ट अगर रोटेशन इसका इधर होगा, क्योंकि हम मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्सल घूमेगा किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो ईएमएफ जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वो इसके अकॉर्डिंग हो रहा है। अगर एक्सल फोर्स इधर लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में तो करंट का डायरेक्शन ये होगा, फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है तो करंट का डायरेक्शन इधर होगा। तो इन दिस वे यहाँ पे करंट फ्लो होती है जो रिंग के साथ वो रोटेट होती है। और ब्रश के द्वारा, ब्रशेस के हेल्प से हम क्या करते हैं, आउटपुट हम गेट कर लेते हैं। तो ये हम कह सकते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के द्वारा हम कह सकते हैं कि ये ऑपरेट होता है। और इसके द्वारा जब एक साथ रोटेट होता है मैग्नेटिक फील्ड में तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता है और जिसके द्वारा ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। इसको बताने वाले कौन थे? हम यहाँ अकॉर्डिंग फैराडे लगा सकते हैं, फैराडे के नियम के द्वारा, क्योंकि उन्होंने बताया था ईएमएफ इक्वल टू माइनस d∅dt, जो हमें फ्लक्स उत्पन्न होता है। अगर वो फ्लक्स कब उत्पन्न होगा, कब प्रोड्यूस होगा? जब ये रोटेट होगी। क्योंकि हमने फैराडे के 3 एक्सपेरिमेंट स्टडी किए हैं तो उसमें वही है कि ईएमएफ कब प्रोड्यूस होगा, या तो मैग्नेट मूव करे या तो कॉइल मूव करे। तो यहाँ पे कॉइल रोटेट हो रही है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। तो ये तो रहा इसका वर्किंग। अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ थ्योरी और इसकी वैल्यूज को पढ़ेंगे। ठीक है। अभी हम फिगर को भी रब कर देते हैं। अब हम कॉइल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे, कॉइल बनाएंगे जिसका फ्रंट फिगर आपको दिखाएंगे इस तरह से बना के। अब देखते हैं क्या है थियरी बेस्ड, अगर हम थियरी कहें इसकी तो क्या है। ठीक है। तो एक जैसे अब फ्रंट से अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है। ये 2 मैग्नेट थे, वहां पे दिख रहा है ना, मैग्नेट वहां पे भी था, यहाँ पे वही मैग्नेट है। एक नॉर्थ है और एक साउथ है। और यहां से नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है। यहां से कोई डाउट नहीं है। अगर हम कहें ये हमारा एक्सल कुछ इस तरह से है, जो एक्सल है ये फ्रंट से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। इसको सेट कर दो। ठीक है। ओके। अगर हम कहते हैं यहां सेंटर से ये जो एंगल है ये थीटा है। ठीक है। और यहाँ डॉटेड लाइन से बना दिया तो ये एंगल कितना होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बी को आइडेंटिफाई कर रहा है, ये भी थीटा होगा एंगल। ठीक। तो यहाँ पे हमारा ये आर्मेचर है जो रोटेट हो रहा फ्रंट से दिख रहा है। अब इसी को आगे हमें बताना है कि अगर ये कोई प्लेन है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पे वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड को बताना पड़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखें, कंसीडर ये प्लेन, क्या लिखेंगे, ऑफ द कॉइल टू बी परपेंडिकुलर टू, देखिए कंसीडर ए प्लेन कॉइल, प्लेन कॉइल, क्या कंसीडर करना है, जो हमारी प्लेन कॉइल है वो कौन सी है, ABCD है। ठीक है। और टू बी परपेंडिकुलर, टू बी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसके परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, टू द मैग्नेटिक फील्ड, टू द
मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर इसके परपेंडिकुलर है तो अगर हम कहते हैं कि मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट हो रहा है तो कुछ थीटा हो रहा है। अगर हम कंसीडर करें कि थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन, एंगल क्या बन रहा है इनके बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है मान लेते हैं थीटा है, तो थीटा इक्वल टू अगर हम कहें तो क्या होता है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी आ रही है टी समय में, तो अगर हम यहाँ पे एंगल बिटवीन अगर हम कहें इसके बीच में तो क्या आएगा, एंगल बिटवीन किसके किसके बीच में हम कह सकते हैं, जो एंगल हम ले रहे हैं बिटवीन ऑफ द नॉर्मल एंड कॉइल के बीच में ले रहे हैं ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्मल है, ये कॉइल के बीच में जो है वो थीटा एंगल है। तो अगर हम यहाँ पे लिखें, अगर हम वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे जो एंगल है वो थीटा से डिनोट किया गया है, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी होता है, तो थीटा क्या आएगा, ओमेगा टी आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा एंगल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो थीटा है और जिसको हम ओमेगा टी से डिनोट कर सकते हैं। अगर कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ नॉर्मल ऑफ द प्लेन अगर हम निकालें कि प्लेन पे इसका नॉर्मल से इसकी वैल्यूज क्या है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखो, कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किसके निकाल रहे हैं हम, किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, प्लेन ऑफ द कॉइल। ठीक है, प्लेन ऑफ द कॉइल, तो क्या होगा, ये फार्मूला हमें पता है, v cos थीटा होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम कहते हैं यही चीज जो है कि एन टर्न हो, कॉइल में क्या हो, एन टर्न हो, एन टर्न, इफ एन टर्न इन द कॉइल, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स क्या होगा, बता पाएंगे कुछ, टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स आएगा यहाँ पे, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, फाई। तो फाई की वैल्यू क्या आएगी बता सकेंगे आप, जो हमारी ये वैल्यूज है, फ्लक्स इक्वल टू बी इंटू ए होता है, तो यहाँ पे बी की जगह पे क्या है, कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या, ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, नहीं है। अगर इसको अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, नीचे लिखें चलेगा, ऊपर लिखें, चलो ठीक है, नहीं दिख रहा है आपको, तो आगे हम लिखते हैं, इसकी थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर हम टोटल फ्लक्स लिखते हैं कि टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू, तो फाई की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, फाई इक्वल टू क्या लिखा था हमने, एन बी, ठीक है, ए कॉस थीटा। ठीक है, ये आया था ना अभी, इसको ये इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं, अभी तक कोई इक्वेशन का नाम नहीं दिया, इसका नंबर 1 लेते हैं। ठीक है भाई, फिगर्स जो हमें वैल्यू मिली, तो ये क्या है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स एन बी ए कॉस थीटा है। लेकिन अकॉर्डिंग अगर हम कहें, अकॉर्डिंग फैराडे लॉ, क्योंकि हमें तो क्या निकालना है, ईएमएफ प्रोड्यूस क्या हो रहा है वो निकालना है, तो अकॉर्डिंग फैराडे लॉ, अकॉर्डिंग फैराडेज लॉस, तो ईएमएफ क्या होता है, क्या बता सकते हैं, बताएंगे कुछ, ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होता है। तो ईएमएफ उन्होंने ये बताया था, एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस डी फाई बाई टी, ये सबको पता है ना, अकॉर्डिंग फैराडे लॉ, जिन्होंने ध्यान से पढ़ा उसको पता है, अगर नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो में अभी आप देख लेना फैराडे लॉ में कैसे ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ था। तो फाई इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी है। अभी हमने ये फार्मूला डी फाई की वैल्यू अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या लिख सकते हैं, माइनस डी अपॉन डी टी, और यही वैल्यू लिखेंगे जो हमारी फाई की वैल्यू क्या है बताओगे, एन बी ए कॉस, ठीक है, थीटा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप अभी आपने निकाला था, थीटा की वैल्यू निकाली थी, थीटा की वैल्यू क्या थी, ओमेगा टी, हम ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो क्या हो सकता है यहाँ पे, इसी वैल्यूज को हम चेंज कर देंगे, तो हम एप्सिलॉन इक्वल टू लिखेंगे माइनस डी अपॉन डी टी और एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अब इसमें डेरिवेटिव्स करने से पहले आप ये देख सकते हो कि जो हमारे वैल्यूज कांस्टेंट है उनको हम बाहर कर लेंगे,
तो क्या लिखेंगे यहाँ पे एन बी ए, ये कांस्टेंट है एन बी ए, तो डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी। अब कितने लोगों को डेरिवेटिव आता है बताना आप लोगों का, चलिए सोचिए और बताइए, जल्दी करिए। कॉस ओमेगा कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, चलेगा या नीचे लिखूंगा तो? चलो ठीक है, तो बताओ, चलो बताओ जल्दी से। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा आता है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जहां लिख सकते हो डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी की वैल्यू माइनस साइन ओमेगा टी और फिर ओमेगा आता है, ठीक है। तो ये वैल्यूज जो है आप लिख सकते हो, यहाँ पे नहीं दिखता है तो हम इसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यूज हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। मैथ्स वालों को तो आ ही रहा, बायोलॉजी वालों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वैल्यूज को अगर यहीं पे लिखें तो ये इसके डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस एन बी ए ब्रैकेट में लिखेंगे ओमेगा साइन ओमेगा टी, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ गिवन दिस वैल्यूज। अब इसको माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये हम दूसरी लाइन में लिखेंगे, ठीक है। तो हम इसको रफ कर देते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। चलिए अब इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट, तो एप्सिलॉन क्या है, ये ईएमएफ है या फिर इसी ईएमएफ के द्वारा ही हमें करंट मिलता है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस हो जाएगा, ये आएगा एन बी ए, ओमेगा भी है भाई, तो यहां पे लिख दीजिए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब अगर हम पहले एन ओमेगा लिखें तो कोई गुनाह नहीं है, लास्ट में लिखें तभी सही है। एन बी ए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन इक्वल टू एन वी ए या फिर ए बी, जो आपको इजी लगे उस तरह से आप लिख सकते हो, ये भी सही है, गलत नहीं है। तो ये ओमेगा साइन ओमेगा टी हम लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो एप्सिलॉन इक्वल टू एन बी ए ओमेगा कॉस साइन ओमेगा टी, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमने ईएमएफ गेट कर लिया है। लेकिन अगर हम मैक्सिमम वैल्यूज यहाँ पे गेट करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो इसकी वैल्यूज अगर मैक्सिमम वैल्यूज हमें निकालना है तो इट इज कंपल्सरी कि इफ ओमेगा टी इक्वल टू 1 मतलब 90 हो, या फिर साइन ओमेगा टी की वैल्यू अगर इफ यदि साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1 हो, देन हमें जो होगा ई की वैल्यूज क्या मिल सकती है, ई इक्वल टू ई नॉन लिख सकते हैं। यहाँ पे वैल्यूज को हम इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, तब ई क्या हो जाएगी, ई की जगह पे ई नॉन लिख सकते हैं, और इस वैल्यूज को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि जहां पे वैल्यू साइन ओमेगा 1 अगर 1 हो जाए तो यहाँ पे ये वैल्यूज कन्वर्ट होके किस में बदल जाएगी, ई नॉन में, और ये वैल्यूज बचेगी एन वी ए ओमेगा, क्योंकि ये तो वैल्यू 1 हो गई। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉन की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, एन वी ए ओमेगा, बस। अगर यही वैल्यूज इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दें, क्वेश्चन नंबर 2 में, तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉन, ठीक है। इसकी वैल्यू जहां पे ये है, ये यहाँ पे रख देंगे, इक्वेशन नंबर इसको 3 मान लेते हैं, ठीक है, सपोज 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 3 in 1 into वी गेट। चलो ठीक है, तो यहां तक लिख लिया आपने, ठीक है, यहां तो कोई डाउट नहीं है। तो अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, जहां पे ये है इतनी वैल्यूज, ये क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉन हो जाएगी, तो एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉन साइन ओमेगा टी, ये हमारी इक्वेशन आ जाती है ईएमएफ की, इक्वेशन नंबर 4। अगर इसी को अगर हम करंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट निकालें, ठीक है, इंस्टेंटेनियस, ठीक है, करंट अगर निकालें तो करंट क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू एप्सिलॉन बाई आर होता है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉन साइन ओमेगा टी बाई आर भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे ही हम आपको बताएंगे कि ईएमएफ या करंट कैसे मिलती है, क्योंकि करंट क्या होता है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस होता है। अगर ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है तो हमें करंट मिलेगा। तो आर यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है, क्या है, आर इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, रेजिस्टेंस
ऑफ सर्किट। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब इसके बेसिस पे हम एक ग्राफ बनाएंगे जो आपको बताएंगे कि कैसे ये ऑपरेट होता है, कैसे वर्किंग करता है। तो ये फिगर आप देख लीजिए कि हर एक एंगल में ये इसी क्वेश्चन के बेसिस पे हम ईएमएफ गेट करेंगे। ठीक है, तो अब इस ग्राफ को हम बनाते हैं और आपको बताते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले हम कॉइल्स को बनाएंगे और उसके नीचे इसकी वैल्यूज को 1 बाय 1 गेट करेंगे और कैसे ये रोटेट होता है वो बताएंगे। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, ये हमारा, अगर हम इतना बड़ा बनाए छोटा सा, ये क्या है, नॉर्थ पोल है और यहाँ पे हम बना देते हैं साउथ पोल। ये मैग्नेट है। ठीक है, अब इसमें हम 4 कंडीशन, आपको 4-5 कंडीशन बताने वाले हैं। 4 कंडीशन 5 बताएंगे जब स्टडी स्टेट में हो। मान लेते हैं कि हमारी जो कॉइल थी, आर्मेचर को ध्यान से देखिए, आर्मेचर की अगर पोजीशन कुछ ऐसे हो, ठीक है, ध्यान से देखना, यही पोजीशन है जो हमें ये क्लियर करेगी कि ये कैसे रोटेट हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, इसका रोटेशन कैसे है। अब जो पहली पोजीशन है थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा बना दे, ऐसे दिख तो रहा ना बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे जो पॉइंट है, अगर हम देखते हैं कि जो पहली पोजीशन है, ये हमारी पहली पोजीशन है। ठीक है, फर्स्ट हमने फिगर बनाया है जनरेटर की फर्स्ट पोजीशन के लिए, जब ये और ये रोटेट इस तरह से हो रहा है। तो इसके जो पॉइंट है, ये डी है, ठीक है, ये सी है, ये बी है और ये ए है। और इस कंडीशन में आप इसका पाथ देखेंगे तो कुछ इस तरह से है, इस तरह से, क्योंकि हर एक रोटेशन में उसके पाथ बदल जाते हैं। ठीक है, और यहां से जो ये डॉटेड लाइन हम बना रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना, ये जो डॉटेड लाइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को आइडेंटिफाई कर रही है। अब दूसरा फिगर हम बना रहे हैं, सेकंड फिगर में ये रोटेट होगी तो डी सी डी ये इस तरह से हो जाएगी, इस साइड में कुछ ऐसे बनेगा। ओके, ये क्लियर हुआ, ये कैसे हुआ, ये रोटेट हो रहा है। ये सेकंड फिगर है हमारा, ये फर्स्ट था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब ये रोटेट होगा, अभी ये परपेंडिकुलर है, जब ये रोटेट होगा ऐसे हो जाएगा तो इसकी पोजीशन बदल जाएगी। पोजीशन बदलेगी तो क्या हो जाएगा, ए बी जो होगा ये इस साइड में आ जाएगा और डीसी उधर प्लेट चल जाएगी। अब ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया। यहाँ पे अगर हम थीटा की वैल्यू कहें तो थीटा इक्वल टू 0 है और इस पोजीशन पे थीटा इक्वल टू 90 है। क्या है, थीटा जो एंगल है, ओमेगा टी की जो वैल्यूज है वो यहाँ पे 90 है। यहाँ तो कोई डाउट किसी को नहीं है। अब ये ए है और ये बी है, तो ये इसका पाथ यहाँ पे होगा, इसका पाथ इस तरह से हो जाएगा सी डी। ठीक है, अब यही अगर फिर से रोटेट होता है तो ये इसका फोर्स कौन सा, देखिए आप यहाँ पे, ये हमारी फिंगर है, आपको दिख रही होगी, फिंगर दिख रही है ना क्लियर। ये थम्स रूल, फ्लेमिंग थम्स रूल यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो थम्स है वो किसका डायरेक्शन है, थम्स फोर्स को बता रहा है। ये फिंगर क्या बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड बता रही है। ये क्या है, ये ईएमएफ, जिसको हम कहते हैं कि करंट का डायरेक्शन बता रही है। तो अगर हम कह रहे हैं कि ये फोर्स इस साइड में लग रहा है, आप इसको इस तरह से देखिए, दिख रहा है ना आपको, तो ये थम्स है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये फोर्स ऊपर लग रहा है, मतलब ये ऊपर की साइड में लग रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है, तो इसका जो करंट का डायरेक्शन है वो ऊपर के डायरेक्शन में है। देख रहे हो, जब ये जस्ट वो नीचे हो जाता है कि नीचे की साइड में, तो क्या हो जाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डायरेक्शन तो उसका वही है, लेकिन करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे फोर्स करंट उधर जा रहा है तो ये क्या होगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में इधर ऐसे मूव करेगी। ये फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा और इसका डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो ये रोटेट हो रही है, तो ये पोजीशन ये पे 90 पे आ गई। जो दूसरा फिगर है, इसमें तीसरा फिगर, इसमें क्या होगा कि डी जो है अब नीचे से ऐसे रोटेट होगी तो ये सीधी हो जाएगी। तो इसको हम कुछ इसको इस तरह से बताना है। ठीक है, ये दिख रहा है बराबर। ओके, अब यहाँ पे पोजीशन कौन सी आएगी, ये सी और डी इधर आ जाएगा, सी और डी, और ये ए और बी यहाँ पे होगी। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन भी यही होगा। जो देखो ये ए डी है, ये तीसरा फिगर हम देख रहे हैं ना, तीसरे फिगर की बात कर रहे हैं। इसी के बेसिस पे अभी हम आपको समझाएंगे कि कैसे जो है ए बी है, ये पोजीशन होगी पहली, दूसरी ए बी है, अरे सॉरी, ये जो है ए बी, ये परपेंडिकुलर हुआ ना, तो ये ए बी ये है और ये क्या है, सी डी है। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन यही होगा। ओके,
ये करंट जा रहा है। अब इसके बाद जैसे ही ये फोर्स यहाँ पे लगेगा ऐसे हो जाएगा ये, तो ये वैल्यूज यहाँ पे ये थीटा इक्वल टू हम कह सकते हैं कितना 180 डिग्री पे कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जैसे पहले था ये डीसी ऊपर था, अब ये भी ऊपर हो गया, तो 180 का रोटेशन हो गया। अब नेक्स्ट फिगर में हम देखेंगे इस तरह से होगा, अगर थीटा इक्वल टू जो है 270 होता है तो उसका फिगर कैसे बनेगा। तो ये इस तरह से होगा, ये हमारा आर्मेचर ही है, ठीक है, इसकी पोजीशन ये होगी, ठीक है, और ये फिगर नंबर 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब ये इस पे फोर्स लग रहा है तो ये इधर हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या है कि पैरेलल अलोंग टू डायरेक्शन हो गया है, तो ये डायरेक्शन ये मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे डी होगा, यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे बी होगा, ये ए होगा, क्योंकि वो रिंग की वजह से मतलब जो रोटेट होगा तो इस तरह से इसका डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। ठीक है, अब लास्ट वाला अगर हम देखते हैं फिगर, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो थीटा इक्वल टू 360 होता है तो ये अगेन जैसे पहले फिगर था उसी फिगर में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए पहला फिगर क्या था, इस तरह से जब जीरो वाला, देखिए यहाँ पे ये डी है और वी है, यहाँ पे सी डी है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं फिगर नंबर 5। तो यहाँ पे करंट इधर फ्लो होगी, ये आएगा इधर से, और ये है डी सी बी और ए। ठीक है, तो ये तो तुम्हारी पोजीशन है। अब इसके बेसिस पे हमें ग्राफ बताना है, थीटा पे ग्राफ कैसे बनेगा। तो इसी के जस्ट नीचे हम आपको फिगर के माध्यम से आपको बताते हैं कि ये इसकी वैल्यू कैसे होगी। ठीक है, हो गया क्लियर, ये दिख रहा है आपको बराबर। अब यहाँ पे अगर हम कहते हैं ये एंगल जो है ये 90 है, मतलब ये π/2 है, और इसमें जो फिगर है यहाँ पे देखेंगे तो ये पाई है, यहाँ पे देखेंगे तो ये 3π/2, और यहाँ पे जो देखेंगे चौथा फिगर यहाँ पे 2π है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कम ज्यादा दिख रही है आपको क्योंकि फिगर इधर उधर बना दिया गया, इसको थोड़ा यहाँ पे नजदीक ले लेंगे। ये पाई है, यहाँ पे 0 है, तो 0 के केस में ये है, फिर 90 पे ये है, इसके बाद 180 है, फिर 270 है, ये 360 पे ये फिगर है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। थोड़ा और इसको बनाना है तो बना सकते हैं। ओके, ये 2π है। ओके, अब यहाँ पे जो फिगर है, अगर हम कहते हैं कि हमें ईएमएफ क्या होगा, तो यहाँ पे हम ईएमएफ निकाल रहे हैं, और यहाँ पे एंगल है, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओमेगा टी। ये जो है एक्स एक्सिस क्या है, ओमेगा टी को दिखा रहा है। ठीक है, अब इसमें अगर हम इस वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ ऊपर दिख रहा है, यहाँ लिखे चलेगा, यहाँ पे लिखे तो चलेगा। एप्सिलॉन इक्वल टू हमने अभी पढ़ा था एप्सिलॉन नॉन साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ओमेगा टी है वो थीटा है। अगर हम पहले फिगर की बात करते हैं, इफ थीटा इक्वल टू 0 है तो इसकी वैल्यूज क्या होगी, ई इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू साइन 0 की वैल्यूज होती है 0, तो एप्सिलॉन यहाँ पे 0 होगा। कहने का मतलब इफ थीटा इक्वल टू 0, अगर थीटा 0 है तो ये ग्राफ ईएमएफ यहाँ पे 0 मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर यही कंडीशन होती है कि ये 90 हो जाता है तो यहाँ पे ओमेगा की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन 90 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साइन 90 लिखेंगे, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यूज मिलेगी हमें एप्सिलॉन नॉन। तो मैक्सिमम वैल्यूज अगर यहाँ पे रख रहे हैं, ये एप्सिलॉन नॉन है, और यहाँ पे माइनस एप्सिलॉन नॉन लिखें, तो ये ग्राफ जब 90 आएगा तो कुछ ग्राफ इस तरह से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम आएगा। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि थीटा इक्वल टू थर्ड फिगर में पहुंचते हैं, थर्ड में ये है 180, तो 180 का सिंबल है। तो यहाँ पे अगर ओमेगा इक्वल टू अगर हम देखते हैं साइन 180, और साइन 180 की वैल्यूज क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, तो 0 होती है। तो यहाँ पे जो हमें ईएमएफ मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये ग्राफ इस तरह से बनेगा। ठीक है, अगेन अगर हम कहते हैं कि थीटा इक्वल टू 270 होता है तो इसी फार्मूले में हम पुट करेंगे, जहां पे साइन 270 की वैल्यू लिखेंगे, तो साइन 270 की वैल्यू होती है -1, साइन 270 की वैल्यू तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा माइनस का वैल्यू, यहाँ पे मैक्सिमम आएगा ये। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे साइन की थीटा की वैल्यू अगर 360 हो, तो जब 360 होगी तो साइन की 360 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे जो ईएमएफ होगा वो 0 हो जाएगा।
तो इस तरह से ये ग्राफ हमारा बन जाता है। तो एक साइकिल ये कंप्लीट इस तरह से होती है। कब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी ईएमएफ, जब थीटा की वैल्यू 90 होगी तो मैक्सिमम होगी, और जब 0 होगी तब 0 होगी, पाई होगी तभी भी 0 होगी, 360 पे भी 0 मिलता रहेगा, और ये रोटेशन कंटिन्यू चलता रहेगा और हम इसकी वैल्यूज को गेट कर पाएंगे। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। अगर हम इसकी यूज की बात करें तो ये कहाँ यूज किया जाता है जनरेटर, आपने सुना होगा इसका यूज क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में होता है। ठीक है, और कहाँ, थर्मल प्लांट में होता है, थर्मल, ठीक है, इलेक्ट्रिक प्लांट, इलेक्ट्रिक प्लांट, और कहाँ होता है, न्यूक्लियर पावर में होता है ना, न्यूक्लियर पावर जनरेशन के जनरेटर में होता है, यहाँ पे लिख सकते हो न्यूक्लियर पावर पंप जनरेटर, जनरेटर में होता है। जैसा कि हम कहें कि अगर इंडिया में हम कहें तो इंडिया में जो हमारा वैल्यूज है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द कमर्शियल जनरेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, और ये इंडियन में कमर्शियल जो फ्रीक्वेंसी हम गेट करते हैं कमर्शियल जनरेटर से वो कितना है, 50 है। लेकिन अगर यही अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो है यूएसए में कितना है, ये इंडिया में ये फ्रीक्वेंसी होती है जो हम जनरेटर द्वारा गेट करते हैं, और यहाँ पे 60 हर्ट्ज होती है यूएसए में। तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं कभी कभी कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो ये तो रहा पूरा प्रोसीजर कि एसी जनरेटर कैसे काम करता है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, कैसे ये रोटेट होता है। ठीक है, कहाँ इसका यूज होता है, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में या हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर में यूज होता है, पावर प्लांट ना कहो तो, क्योंकि इसको ये एक्सल जब घूमेगा वो एक टर्माइन से घूमेगा और उसके बेसिस पे हम इसकी वैल्यूज को गेट कर पाते हैं। तो ये यहाँ तक आपको लिखना होगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।